हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर द 12th साइंस जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने प्रोवाइड किया है। तो केमिस्ट्री का हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। मैंने स्टार्ट किया है अभी चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव। अभी हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी तो जो पहला पार्ट है हमारा उसके सारे जो है मैंने अपलोड किए हैं वीडियोज़, आप लोग देख सकते हो। तो हैलोजन डेरिवेटिव का आज होगा पार्ट 1, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक के टॉपिक है ये बड़े बड़े टॉपिक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस है। तो पार्ट 1 होगा आज। ये जो चैप्टर है आपको मिनिमम होगा एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए, और विथ ऑप्शन कितने मार्क्स के लिए होगा? 7 मार्क्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स पार्ट 1 विथ वीएम एकेडमी नासिक। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो मतलब सिंगल, हैलोजन अटैच होगा तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3। तो हैलोजन एटम क्या होना चाहिए? हैलोजन मतलब X, ये किसके साथ अटैच होना चाहिए? sp3 कार्बन के साथ, जिस कार्बन के नेक्स्ट में क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ऐसी कंडीशन होगी। ओके, तो आगे कुछ भी हो सकता है। उस कार्बन के नेक्स्ट क्या होगा? कार्बन कार्बन। तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देखो sp3, इसके साथ जो हैलोजन अटैच है इसका टाइप क्या होता है ये पूछा है उन्होंने। ओके, क्वेश्चन समझ में आया होगा अभी। तो इसका नाम क्या आएगा? तो इसका नाम होता है अलाइलिक हैलाइड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब हैलोजन, सिंगल हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच होता है और उस sp3 कार्बन के नेक्स्ट क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ऐसे जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एलाइलिक हैलाइड कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मतलब इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है एलाइलिक का? ये हो सकता है X मतलब कोई भी हैलोजन, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल। सेकंड क्वेश्चन देखो, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन विथ आयोडीन कैन बी कैरिड आउट। तो जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो होता है आयोडीन का, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, तो रिवर्सिबल है मतलब प्रोडक्ट तो फॉर्म होता है बट वापस क्या होता है?
रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। मतलब कोई भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो आयोडीन के साथ तो रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो ये रिएक्शन कैरिड आउट करने के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं कुछ रिएजेंट। तो वो रिएजेंट है यहाँ पे HNO3। HNO3 के साथ कभी कभी HiO4 भी यूज़ होता है। तो ये क्या करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के रेट को कम कर देते। तो यहाँ पे जो HiO4 है उसे मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे क्या मेंशन किया है, HNO3। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में जो HNO3 है ये क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन के रेट को कम कर देता है, ताकि क्या हो, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट फॉर्म हो जब आयोडीन यूज़ होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, HNO3 को यूज़ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ। तो जो आइसोमर होते हैं डायहेलोबेंजीन के, तो डायहेलोबेंजीन कौन से होंगे, देखो दो हेलोजन, बेंजीन में दो प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे एक हेलोजन और यहाँ पे एक हेलोजन, तो ये क्या हो गया, ऑर्थो। जब यहाँ पे एक हेलोजन होगा और यहाँ पे एक हेलोजन होगा, ये क्या होगा, मेटा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हेलोजन और यहाँ पे एक हेलोजन होगा, तो ये क्या होगा, प्यारा। ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। ओके, तो उन्होंने क्या पूछा है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। ओके, तो यहाँ पे हायर रेंज दी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट हमें कंपेयर करना है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, इन तीनों में जो प्यारा होता है, प्यारा आइसोमर ऑफ बेंजीन, दैट इज द स्ट्रक्चर हैविंग द हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होगा ऑप्शन सी, कि जब आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन्स होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा प्यारा आइसोमर का क्या होगा, हायर। तो इन तीनों को कंपेयर करोगे तो किसका हायर होगा, दिस वन। सो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वन, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिव जो आइसोमर होते हैं, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी मॉलिक्यूल की, वो किससे एसोसिएट होती है। तो यहाँ पे दिए ऑप्शन, प्लेन पोलराइज लाइट, तो लाइट से एसोसिएट नहीं होती। 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, यस 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसका 3D स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बॉन्ड कैसे, और इसकी जो इमेज है वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है या नहीं, उस पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे कायरल होता तो उस पर भी डिपेंड होता, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑप्शन होता तो उस पर भी डिपेंड होता, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, अकायरल। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किस पे डिपेंड होती है, कायरलिटी पे डिपेंड होती है। एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी तब ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो आपको याद रखना है, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो हमेशा जो स्ट्रक्चर होता है उसके 3D मॉलिक्यूल पे डिपेंड होती है। 3D मॉलिक्यूल से पता चलता है कि बॉन्ड कैसे होंगे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपिन नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। तो प्रोपिन नाइट्राइल बनाना है तो उसे किसके साथ हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, प्रोपेन नाइट्राइल क्या होता है, प्रोपेन मतलब कितने की चेन होगी, 3 कार्बन होने चाहिए। तो CH3 CH2 और नाइट्राइल मतलब CN, और याद रखो ये कार्बन भी काउंट होगा, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल होगा। नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप। ओके, तो इसे हमें बनाना है, तो इसे बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग कौन चाहिए, तो 2 कार्बन वाला चाहिए। तीसरा कार्बन तो कौन लाएगा, साइनाइड लाएगा ना। तो ये ऑप्शन 3 कार्बन वाले दोनों भी कट जाएंगे, ऑप्शन इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो कौन होगा यहाँ पे, CH2 CH3 CH2 Br, ये होगा राइट। अभी हमें देखना है इसकी रिएक्शन KCN के साथ होती है या फिर AgCN के साथ होती है। तो इसकी रिएक्शन होगी अल्कोहलिक KCN के साथ। इसे जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये जो CN ग्रुप है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, KBr क्या हो जाएगा, सेपरेट होगा। KBr क्या होगा, साइड प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो क्या होगा ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आंसर इसका होगा ए। तो याद रखो, जब प्रोपिन बनाना है, नाइट्राइल मतलब एक कार्बन रिएजेंट लाने वाला है, तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट में हमें, स्टार्टिंग जो होगा उसमें हमें 2 ही कार्बन की ज़रूरत है, इसलिए हमने इथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KCN के साथ की, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला, यहाँ पे प्रोपेन नाइट्राइल मिला।
तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्ट बाय SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म के लिए ऑर्डर आपको याद रखनी है, चाहे तो लिख लो कहीं पे। जो रिएक्टिविटी की ऑर्डर होगी अल्किल हैलाइड की फॉर SN1 की बात हो रही है यहाँ पे। SN1 मैकेनिज्म के लिए ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर होगी टर्शरी सबसे फास्ट, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और सबसे लास्ट कौन आएगा CH3X। तो चलो अभी हम इन सब के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे कि कौन सा टर्शरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा प्राइमरी, क्योंकि जो टर्शरी होगा मतलब इनमें से जो हायर की तरफ होगा वो क्या होगा, फास्ट रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब कितने की चेन होगी यहाँ पे, प्रोपेन मतलब 3 की चेन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2 CH2 Cl, ये बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन। दूसरा है 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या है यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ Cl, ये क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन। दूसरा देखो 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन, मतलब देखो CH3 CH3 सेकंड पे क्लोरीन भी प्रेजेंट है और सेकंड पे ही क्या है मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो देखो 1 2 सेकंड पोजीशन पे क्लोरो, सेकंड पे मिथाइल और 3 की चेन तो प्रोपेन, और लास्ट वाला है क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन मतलब CH3 CH2 Cl। अभी इन तीनों में देखो कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो। SN1 के लिए ये होगा सीक्वेंस, SN2 के लिए इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है। तो इसे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन बॉन्डिंग है, मतलब ये हो गया प्राइमरी। इस कार्बन के साथ जिसके साथ क्लोरीन अटैच है 2 कार्बन के बॉन्डिंग है, तो ये हो गया सेकेंडरी। इस कार्बन जिसके साथ क्लोरीन अटैच है 1 2 3, तो ये हो गया टर्शरी। और यहाँ पे जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है कार्बन कार्बन एक ही बॉन्ड है, तो ये हो गया प्राइमरी। तो यहाँ पे क्या है टर्शरी क्या होता है, सबसे फास्ट रिएक्ट होता है। तो कौन सा टर्शरी है यहाँ पे, सी क्या है टर्शरी है, इसलिए ये फास्ट रिएक्ट होगा विद द SN1 मैकेनिज्म। सो आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है देखो, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। एक रिएक्शन दी है और उसका मेजर प्रोडक्ट पूछा है। CH3 CH2 MgBr, ये क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस रिएक्शन किसके साथ हो रही है यहाँ पे, अमोनिया के साथ। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। तो आपको याद रखना है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जब भी वाटर के साथ या हाइड्रोजन कंटेनिंग किसी भी हाइड्रोजन अटैच होने वाले किसी भी कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट होता है तो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनता है, अल्केन प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा अल्केन है इनमें से, सिर्फ ये। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्केन प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जब भी अमोनिया वाटर या अल्कोहल के साथ रिएक्ट होता है तब प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट होगा अल्केन। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे MgBrNH2, ये क्या होगा बाय प्रोडक्ट। हमें बाय प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या चाहिए मेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो याद रखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, मतलब वाटर हो, अमोनिया हो या अल्कोहल, उसके साथ जब रिएक्ट होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, अल्केन प्रोडक्ट बनता है। इनमें से कुछ भी नहीं बन सकता। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। IUPAC भी बोल सकते हो, IUPAC भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्या है, ये उसके साथ ब्रांच है। तो क्या होता है, बेंजीन रिंग के जो नॉमेनक्लेचर है 11th में हम पढ़ चुके हैं, उसके लिए कुछ रूल्स है। तो क्या है, बेंजीन रिंग और जब उसके साथ क्या होती है, ब्रांच होती है, आपको याद रखना है। तो नॉमेनक्लेचर किसका, कौन मेन होता है। तो सबसे पहला रूल होता है जिसके पास मोर कार्बन होंगे, जिसके पास ज़्यादा कार्बन होते हैं। तो रिंग के पास तो 6 कार्बन है, अगर ब्रांच के पास 6 से ज़्यादा कार्बन हो गए तो क्या होगा, वो मेन होगी। 6 से कार्बन अगर
मतलब 6 से ज़्यादा कार्बन वाली चेन होगी तो वो क्या होगी, मेन चेन होगी, तब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। बट अगर छोटी चेन है तो ये भी तब ये क्या होता है, ये मेन होता है कंपाउंड, ये क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। बट जब आपकी मेन चेन में क्या होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, फिर वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो चेन कितनी भी स्मॉल क्यों ना हो, तो वो बन जाती है मेन चेन, और आपकी रिंग क्या बनती है उस टाइम पे, वो बनती है सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे देखो जो मेन रिंग है, रिंग जो है कितने कार्बन की है, ये 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे देखोगे तो एक ही कार्बन है, बट इसके साथ Br अटैच है, तो ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया है, इसीलिए ये क्या होगा, बन जाएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट। और जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे फिनाइल। तो चलो अभी हम देखते हैं कि इसका नाम क्या आएगा। तो एक ही कार्बन है, मतलब ये क्या है, मीथेन। मीथेन के साथ क्या अटैच है, ब्रोमीन, तो हम लिखेंगे ब्रोमो फिनिल, क्योंकि दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट ही आएंगे इस चेन को, तो अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है, पी बाद में आता है, तो ब्रोमोफिनिल क्या नाम होगा इसका, मीथेन। तो कुछ रूल है जो 11th के भी यूज़ करने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोफिनिल मीथेन। तो यहाँ पे पेरेंट कौन था, एक कार्बन वाला मीथेन, उसके साथ Br भी अटैच है और यहाँ पे फिनिल भी अटैच है, मतलब बेंजीन भी, तो दोनों भी यहाँ पे अटैच है। तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो पहले आया, फिनिल बाद में आया, फिर वो जो मेन पेरेंट था उसका नाम, सो नेम इज़ ब्रोमोफिनिल मीथेन। तो चलो नेक्स्ट देखो, राइट द मेजर प्रोडक्ट, सेकंड क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन दी और हमें यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट लिखना है। तो ये जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या होता है, CH3, इसका नाम क्या होगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, और ये क्या है, HBr। तो यहाँ पे जो एडिशन होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव्स के हिसाब से यहाँ पे क्या होगी, एडिशन होगी। तो देखो मार्कोनिको रूल क्या होता है वो समझ लो। जब आपका जो रिएजेंट है वो भी अनसिमेट्रिकल होता है और उसके साथ रिएक्ट होने वाला भी अनसिमेट्रिकल होता है, तो ये अनसिमेट्रिकल कैसे, देखो ये है H और Br, ये हो गया इसका निगेटिव पार्ट, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट। ओके, तो जब अनसिमेट्रिकल होता है, सॉरी ये यहाँ पे चाहिए, ऐसा दिया है, तो जब ये अनसिमेट्रिकल होता है तब आपका जो निगेटिव पार्ट है, मार्कोनिको के हिसाब से क्या होता है, जो निगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो आपका जो निगेटिव पार्ट होगा वो ऐसे कार्बन को अटैच करेगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन है, और आपका जो पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का वो ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जब दोनों का कंपैरिजन करोगे। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, जो बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, ये CH3 पहले से ही था बेंजीन के पास, यहाँ पे कौन अटैच हो रहा है, Br, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन लग जाएगा, तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्कोनिको रूल के हिसाब से निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नोन एज मार्कोनिको रूल। तो मार्कोनिको हिसाब से होगा, तो इसका नाम क्या आएगा, देखो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। तो आपको रूल एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है मार्कोनिको ऑफ रूल और एडिशन करके प्रोडक्ट का नाम लिखना है 1 मार्क के लिए। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट फॉर। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो करेक्ट ऑर्डर है वो किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उस पे, और इंटरमोलिकुलर फोर्स किस पे डिपेंड होता है, जो स्ट्रक्चर होगा उस पे डिपेंड होता है।
तो चलो अभी हम सबके स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं लिखनी, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आप सिर्फ डायरेक्ट ऑर्डर लिखोगे। तो ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन मतलब CH3Br। ओके, ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन ही दिया है ना, यस ब्रोमोमीथेन। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH3Cl3, सॉरी CHCl3। डाईब्रोमोइथेन, डाईब्रोमोइथेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डाईब्रोमोइथेन नहीं है, ये डाईब्रोमोमीथेन है। तो डाईब्रोमोमीथेन क्या हो जाएगा, CH2Br2। और ब्रोमोफॉर्म क्या होगा, CHBr3। तो हमें क्या करना है, इनकी ऑर्डर लिखनी। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है इनके मोलिकुलर साइज पे डिपेंड होगा। तो मोलिकुलर साइज में अगर ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, तो इसके पास भी एक कार्बन है, इसके पास भी एक कार्बन है, सबके पास एक ही कार्बन है। मतलब कार्बन के साइज पे कुछ भी डिपेंड नहीं होगा। किस पे डिपेंड होगा, डिपेंड होगा ऑन द साइज ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन की हम साइज देखें तो Br की साइज क्लोरीन से क्या होती है, हाइयर होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन नीचे आता है तो बड़ा साइज में। तो ब्रोमीन के साइज में क्या हो, ब्रोमीन के साइज की वजह से क्या होगा यहाँ पे, मतलब हैलोजन के साइज की वजह से क्या होगा यहाँ पे, इफेक्ट होगा। तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा, तो इसके पास देखो 3 Br है। ओके, तो सबसे पहला आएगा नंबर, जो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, ब्रोमोफॉर्म का। क्यों, इसके पास कितने ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ब्रोमोफॉर्म का। उसके बाद कौन है, इसका नंबर आएगा, 2 ब्रोमीन है उसके पास, डाई क्लोरो ब्रोमोमीथेन। ओके, क्योंकि ब्रोमीन की साइज क्या है, बड़ी है। उसके बाद कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। क्यों, यहाँ पे एक ही ब्रोमीन, एक ही, लेकिन क्लोरीन कितने है, 3 है। तो तीसरा कौन आएगा यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म। और सबसे लास्ट में कौन आएगा, ब्रोमोमीथेन। तो ये क्या हो गई, इनके बॉइलिंग पॉइंट की रेंज हो गई। किस पे डिपेंड होती है, ये मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर सेम होने की वजह से किस पे डिपेंड होगा, द साइज ऑफ हैलोजन। और हैलोजन में ब्रोमीन की साइज क्लोरीन से बड़ी होती है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। सेकंड नंबर पे इसका होगा। थर्ड नंबर पे ये क्यों, क्योंकि इसके पास 3 क्लोरीन है, इसके पास एक ही Br है, तो थर्ड नंबर इसका होगा। और लास्ट में कौन आएगा यहाँ पे, ब्रोमोमीथेन। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऑर्डर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, हमें रिएक्शन कंप्लीट करनी है और इसका IUPAC नेम लिखना है। तो चलो रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, देखो यहाँ पे ये C2H5OH क्या है, ये है इथेनॉल। ओके, इसे जब NaBr और H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन होगी और इसे हीट करोगे तो ये बन जाएगा C2H5Br। तो आपका ये क्या है, C2H5Br, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोइथेन। ओके, तो ब्रोमोइथेन। जब आपका ब्रोमोइथेन की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन NaI और एसीटोन के साथ होती है, तब यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है C2H5I और इसके साथ NaBr का क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो C2H5I, इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम आयोडो इथेन। इसे इथेन आयोडाइड भी कह सकते हो, लेकिन IUPAC नेम क्या होगा, आयोडो इथेन। तो आपका आंसर है, जो बी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका नाम क्या आएगा यहाँ पे, आयोडो इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मार्क का ही, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ 2,4-डाइक्लोरोबेंजीन इन फास्टर दैन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। हमें रीज़न बताना है। तो देखो 2,4-डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। मेन कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे, सो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पे एक NO2 ग्रुप अटैच होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे एक NO2 ग्रुप अटैच होगा। ये क्या बन गया, 2,4-डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन।
ऐसे दिया है क्या? नहीं, डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। डाई, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। ओके, तो ये बन गया 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। दूसरा यहाँ पे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? देखो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग बन गई। ओके, ये बन गया क्लोरीन। तो ये होती है, कौन सी पोजीशन होती है? पैरा, ये मेटा और ये ऑर्थो। उल्टा लिखा हमने, ये क्या होती है? ऑर्थो, मेटा, पैरा। ओके, तो पैरा पोजीशन पे मतलब कौन से पोजीशन पे हमें NO2 ग्रुप लगाना है? इस पोजीशन पे। ओके, तो ये बन गया हमारा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अभी इन दोनों में क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उनका कहना है कि यहाँ पे फास्टर होता है। हमें बताना है यहाँ पे फास्टर क्यों होता है। तो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप क्या है? इट इज़ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन से पोजीशन पे ज़्यादा रिएक्टिव होता है? ये होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो मतलब ये पोजीशन और पैरा मतलब ये पोजीशन। ऑर्थो मतलब ये पोजीशन, पैरा मतलब ये पोजीशन। इन दोनों जगह पे ज़्यादा एक्टिव होता है कौन सा ग्रुप? NO2 ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, तो इन दोनों पोजीशन पे ये ज़्यादा एक्टिव होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हैलोजन के। तो यहाँ पे देखो सेम ग्रुप दो जगह पे प्रेजेंट है और दोनों भी एक्टिव पोजीशन है। यहाँ पे सेम ग्रुप है लेकिन एक ही जगह पे, एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? फास्टर होगी और इसकी रिएक्शन क्या होगी? थोड़ी सी स्लो होगी एज कंपेयर टू दिस टूवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन एटम। अभी समझ में तो आया है, लिखोगे कैसे? तो देखो लिखोगे कैसे, अभी यहाँ पे दिया है, देखो क्या दिया है। सो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कौन सा ग्रुप? NO2 ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, मैंने दिखाया आप लोगों को पोजिशन, ग्रेट इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो उसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही प्रेजेंट है। तो वो क्या करते हैं? जो सब्स्टिट्यूशन होता है रिएक्शन हैलोजन एटम का, उसके टूवर्ड्स क्या है? रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं दोनों भी पोजीशन। दूसरा क्या होगा? ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, पहले में 2 है NO2 ग्रुप, दूसरे में एक ही है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतना क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन का फास्टर होता है दैन द पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहीं पे देख लो अभी। नेम द रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट द अल्किल हलाइड ईस्टर। अल्किल हलाइड को ईस्टर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है? तो अल्किल हलाइड क्या होते हैं? RH को हम क्या कहते हैं? अल्किल हलाइड। और उनको ईस्टर में कन्वर्ट करना है, मतलब ROR- में कन्वर्ट करना है। तो क्या लगेगा यहाँ पे? C डबल बॉन्ड OR- चाहिए हमें। तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज होता है अल्किल हलाइड को अगर ईस्टर में कन्वर्ट करना है? तो यहाँ पे लगता है सिल्वर कार्बोक्सिलेट, RCOOAG। इस ग्रुप की ज़रूरत है, तभी क्या हो सकता है? अल्किल हलाइड क्या होगा? ईस्टर में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एस ऑफ द डीहाइड्रोहैलोजनेशन। तो डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन अगर करनी है तो डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन और हैलोजन। तो एक हाइड्रोजन रिमूव करना है और एक हैलोजन रिमूव करना है। तो इनमें से किसका क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, वो हमें बताना है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन दिखाएगा? ई। क्यों? जब ये क्लोरीन निकल जाएगा तो ये जो है 3 इसके पास CH3 ग्रुप है, वो क्या करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट से इसे स्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पे कितने ग्रुप प्रेजेंट है? यहाँ से निकल जाएगा तो इसके पास 2 ग्रुप प्रेजेंट है। और जब ये क्लोरीन निकल जाएगा तो इसके पास कितने ग्रुप है? 1 ग्रुप प्रेजेंट है, जो इंडक्टिव इफेक्ट को दिखाएगा। इसलिए ऑर्डर क्या होगा डीहाइड्रोहैलोजनेशन का? ये सबसे इंक्रीजिंग होगा, ये सबसे फास्ट दिखाएगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो ऑर्डर होगा 3 वाला जो कंपाउंड है सबसे फास्ट होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, थ्योरेटिकली क्वेश्चन है तो आपको आंसर भी लिखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से आंसर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, टाइप 1 है, 2 मार्क का।
देखो क्या है, एक्सप्लेन अरिल हलाइड्स आर लेस रिएक्टिव दैन अल्किल हलाइड टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरिल हलाइड मतलब क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के साथ हलाइड ग्रुप अटैच होगा, और अल्किल हलाइड मतलब स्ट्रेट चेन के साथ क्या होगा, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन के साथ क्या होगा, हलाइड ग्रुप अटैच होगा। अरिल मतलब जब रिंग के साथ हैलोजन अटैच होता है। तो हमें बताना है कि अरिल हलाइड लेस रिएक्टिव होते हैं और अल्किल हलाइड क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों है? तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होती है अरिल हलाइड की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे की रिएक्टिविटी क्यों होगी, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। तो हमें पता है जहाँ पे भी क्या है, अरिल हलाइड होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, तो रेजोनेंस होता है रिंग में। और हमेशा रिंग में याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, तो ये हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट sp2 होगी। एंड यहाँ पे कार्बन जो होगा कार्बन की, और हैलोजन क्या होगा, एटम उसके साथ अटैच होगा। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ क्या होगा, यहाँ पे हैलोजन अटैच होगा। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, कहाँ पे, रिंग की बात हो रही, अरिल हलाइड मतलब रिंग की बात हो रही। तो अरिल हलाइड में क्या होगा, वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द हैलोजन एटम इट इज़ इन कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस कॉन्जुगेशन की वजह से होता है। तो जो हलाइड पे जो लोन पेयर होता है वो क्या करेगा, कॉन्जुगेशन के लिए यूज़ करेगा अरिल कंपाउंड। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा रिंग का, रिंग में उसे मूव करने के लिए। तो जो रेजोनेंस होता है CX बॉन्ड का, एक्वायर करता है पार्शियल डबल बॉन्ड। कुछ देर के लिए पार्शियल डबल बॉन्ड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे। पार्शियल डबल बॉन्ड भी क्या करता है, एक्वायर करता है। तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो CX बॉन्ड होगा अरिल हलाइड का, ये स्ट्रांग बनता है, शॉर्ट भी होता है। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड क्या होती है, लेंथ उनकी कम होती है। तो बॉन्ड जितना शॉर्ट होगा उतना क्या हो जाता है, स्ट्रांग होता है। तो अरिल हलाइड में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस की वजह से जब कार्बन और हैलोजन का डबल बॉन्ड बनता है तो वो शॉर्ट हो जाता है और स्ट्रांग भी हो जाता है। इसीलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक करना। वहीं पे दूसरी जगह पे क्या होगा, देखो जहाँ यहाँ पे जो फिनिल कैटायन होते हैं, फिनिल मतलब अल्किल हलाइड के साथ जब कैटायन अगर X निकल गया तो जो कैटायन बनेगा वो क्या होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन कर सकता है रेजोनेंस की वजह से। मतलब हमने रिंग से हैलोजन को हटा भी दिया तो भी स्टेबलाइजेशन हो सकता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो रिंग के पास क्या है, एक बेनिफिट है उसके पास क्या है, रेजोनेंस है। दिस रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो ये रेजोनेंस की वजह से SN1 मैकेनिज्म वहाँ पे होता ही नहीं, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर सकता। क्यों, एरोमेटिक रिंग क्या है, बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है, वो ब्लॉक कर देता है बैक साइड से। तो ये रूल आउट करता है SN2 मैकेनिज्म, मतलब ना ही SN1 हो सकता है ना ही SN2 रिएक्शन हो सकता है। दोनों रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस क्या कर रहा है, उस निगेटिव चार्ज आयन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। Okay, as a result, nucleophilic substitution reaction involves the cleavage of CX bond in the haloarine proceed with the difficult। तो यहाँ पे जो क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग जो होता है CX बॉन्ड का, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए अरिल हलाइड क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव दैन अल्किल हलाइड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब SN1 और SN2 दोनों की टुवर्ड्स क्या होंगे, जो अरिल हलाइड होंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से समझ लो हमारे पास एक अरिल हलाइड था। ओके, ऐसा हलाइड था, X फॉर एनी हलाइड। ओके, तो हलाइड के पास कितने लोन पेयर होते, 3 लोन पेयर होते, ये भी हमें पता है। तो जब अरिल हलाइड क्या होता है, ये क्या है, हमें इसे रिमूव करके दूसरा कोई तो भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगाना है बाय SN1 और SN2 रिएक्शन। बट अभी आंसर तो आप लोगों ने देख लिया है, वही आपको लिखना है, समझ लो सिर्फ। ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर वो क्या करता है, यहाँ पे रिंग में रेजोनेंस के लिए यूज़ करता है। और जब ये रिंग में रेजोनेंस के लिए यूज़ करेगा तो यहाँ पे क्या बनता है, ये डबल बॉन्ड बन जाता है। थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करती हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस पर पॉजिटिव साइन आएगा। और ये जो बॉन्ड है, मतलब कहीं तो भी क्या होगा, रिंग में निगेटिव साइन आएगा। यहाँ पे निगेटिव आया। ओके, एक बार निगेटिव साइन रिंग में आ गया तो हर जगह पे मूव कर सकता है। अभी हमें सिर्फ ये कंडीशन देखनी। तो यहाँ पे ये बॉन्ड लॉन्ग था पहले,
अभी क्या हो गया, डबल बॉन्ड होने की वजह से शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया और स्ट्रांग हो गया। तो इस X को ऐसी कंडीशन से हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, आपने सपोज ये जो अरिल हलाइड है इसमें से हलाइड को निकाल भी लिया, हलाइड को रिमूव कर दिया और यहाँ पे पॉजिटिव आपका कैटायन फॉर्म हो गया। तो ये कैटायन भी क्या करता है, रेजोनेंस दिखाता है। तो ये रेजोनेंस दिखाएगा और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे बैक साइड से और फ्रंट साइड से, दोनों साइड से अटैक होना पॉसिबल नहीं है। मतलब ना ही यहाँ पे SN1 रिएक्शन पॉसिबल है, ना ही यहाँ पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल है। इसका रीज़न क्या है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से ये जो अरिल हलाइड होते हैं इनमें SN1 SN2 दो ही तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दोनों भी पॉसिबल नहीं होते। इसीलिए ये जो अरिल हलाइड होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टूवर्ड्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन। क्यों, रेजोनेंस की वजह से। सी द सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ हेलो अरिन विथ सोडियम मेटल। हेलो अरिन मतलब बेंजीन रिंग के साथ कोई भी क्या अटैच होगा, यहाँ पे हेलोजन अटैच होगा। तो यहाँ पे Br की रिएक्शन दिखाई। तो देखो, हेलो अरिन अंडरगो रूट्स फिटिंग रिएक्शन एंड द फिटिंग रिएक्शन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। तो ये साइंटिस्ट के नेम है और उनके दोनों रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखने। तो पहली हम लिखते हैं द रिएक्शन ऑफ अरिल हलाइड। तो पहली रिएक्शन देखो यहाँ पे, ये जो है अरिल हलाइड, तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन जो लिया है वो क्या है, अरिल हलाइड है, विथ अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड मतलब स्ट्रेट चेन। तो चेन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, रिंग के साथ हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्राई ईथर को भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है एज अ रिएजेंट। ये क्या करेगा, एरोमेटिक क्या दिखाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है यहाँ पे। तो ये जो CH3 ग्रुप है यहाँ पे अटैच होगा और ये दो NaBr, दो Br के साथ अटैच होके क्या बनेंगे, बनाएंगे 2NaBr। तो यहाँ पे Br को कौन सब्स्टिट्यूट करता है, CH3 सब्स्टिट्यूट करता है और इसका नाम होगा टोलुइन। दूसरी रिएक्शन देखो, इफ ओनली अरिल हलाइड टेक पार्ट इन द रिएक्शन। सिर्फ अरिल हलाइड ही पार्टिसिपेट करेगा, मिथिल ये मतलब यहाँ पे अल्किल हलाइड नहीं होगा तो क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे बायफिनिल बन जाता है। बायफिनिल मतलब दो फिनिल रिंग एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और यहाँ पे दो NaCl क्या होंगे, सेपरेट। तो यहाँ पे दो रिंग लेनी पड़ेगी, ये यहाँ से निकल जाएगा और दूसरी रिंग होगी, दोनों रिंग एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट होंगे, 2NaCl बनाएंगे। तो आपको 1 मार्क के लिए ये रिएक्शन और 1 मार्क के लिए ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, अभी मैं आप लोगों को ये इसलिए दिखा रही हूँ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्योंकि ये सारे थेरोटिकल है और आपको आंसर लिखने हैं, तो समझ लो अच्छे से और यही आंसर आप लोगों को लिखने। गिव रीजन, दो अल्किल हलाइड आर मॉडरेटली पोलर, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। मॉडरेटली मतलब थोड़े से पोलर होते, पोलर मतलब दो पोल फॉर्म कर सकते, जैसे वाटर दो पोल फॉर्म करता है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव। तो जो अल्किल हलाइड होंगे कैन नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है पानी में डिजोल्व न होने का, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो भी कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो वाटर में डिजोल्व होते हैं, ये याद रखो। तो यहाँ पे ये जो अल्किल हलाइड है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए वो पानी में डिजोल्व नहीं होते। पोलर है लेकिन पानी में डिजोल्व क्यों नहीं होते, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं। In addition to this, attraction between alkyl halide molecule is stronger than the attraction between the alkyl halide and water. तो अल्किल हलाइड के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू द अल्किल हलाइड और वाटर के अट्रैक्शन से। तो ये क्या होगा, अल्किल हलाइड मॉडरेटली पोलर होने की वजह से भी पानी में डिजोल्व नहीं होता बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन की ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करनी है। तो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ये मिरर इमेज ड्रॉ करनी ज़रूरी है, 3D स्ट्रक्चर में ही सब अच्छे से समझ में आता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है वो देखो पहले। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द इंसिडेंट प्लेन पोलराइज लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब क्या करेगा, ये रोटेट करेगा प्लेन पोलराइजेशन को, कब, जब ये इस पे क्या इंसिडेंट होगा, प्लेन पोलराइज लाइट जब होगा तब इसी को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है।
तो 2-क्लोरोबेंजीन हैज़ द कायरल कार्बन, कायरल मतलब चारों बॉन्ड क्या है अलग, देखो एक CH3, एक हाइड्रोजन, एक C2H5, एक क्लोरीन, तो ये कायरल कार्बन है। तो ये कौन है? 2-क्लोरोब्यूटेन है। तो 2-क्लोरोब्यूटेन के पास क्या है? चारों बॉन्ड अलग अलग है, चारों डिफरेंट एटम अटैच है कार्बन के साथ। तो ये कार्बन क्या बन गया? कायरल। और उसे स्टार से दिखाते, देखो स्टार भी दिखाया है। ओके, इट एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ द enantiomer which are non superimposable mirror image of the each other। मतलब इस इमेज को उठाओ और इस इमेज पर रख दोगे तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। देखो CH3 पे इम्पोजेबल होगा, लेकिन एक हाइड्रोजन इस साइड में, ये हाइड्रोजन, क्लोरीन इस साइड में, मतलब इसे उठा के अगर एग्जैक्टली इस पे रख दोगे तो ये क्या है? एग्जैक्टली दोनों सेम मिरर इमेज नहीं है, तो इसे क्या कहा जाता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है। तो ये जो मिरर इमेज होगी ये रेफर क्या करती है? एज अ ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द मेजरेबल प्रॉपर्टी कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी का डिफरेंस है। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन जो है उसकी मिरर इमेज दिखाई है और यहाँ पे देखा है नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब एक को उठा के दूसरे पे रख दोगे तो दोनों आइडेंटिकल नहीं है। तो 2-क्लोरोब्यूटेन will shows the optical activity accordance with the direction of optical rotation. One isomer will be dextrorotatory and other is the levorotatory। डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है? जब क्लॉकवाइज क्या होता है? रोटेशन, तो डेक्स्ट्रो डी से दिखाते हो, एंड लिवोरोटेटरी मतलब एंटी क्लॉकवाइज जब उसका क्या होगा? रोटेशन होगा, स्मॉल एल से दिखाते हैं। तो ये दोनों का क्या है? रोटेशन जो होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में वो डिफरेंट है, इसलिए मिरर क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है और दोनों क्या दिखाते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये 4 पॉइंट लिखना और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। तो देखो दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे फैक्टर दिए और यहाँ पे डिफरेंस। काइनेटिक इसका सेकंड ऑर्डर होता है, 2 इंडिकेट करता है सेकंड ऑर्डर, 1 इंडिकेट करता है फर्स्ट ऑर्डर। ये मोलिकुलरिटी क्या होगी इसकी? बाय मोलिक्यूल, 2 क्या होते हैं यहाँ पे? इन्वॉल्व होते, 2 मोलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं रिएक्टेंट। यहाँ पे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है। नंबर ऑफ स्टेप इसमें कितने होंगे? 1 स्टेप होंगे। SN1 में कितने होते हैं? 2 स्टेप होते। बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है? साइमल्टेनियस होता है, एक साथ दोनों रिएक्शन, बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है, इसलिए यहाँ पे इंटरमीडिएट भी दिखाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा? पहले पुराना बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा और बाद में नया बॉन्ड क्या होता है? प्रोड्यूस। तो यहाँ पे पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और दूसरे स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? इसकी 1 स्टेप होती है, 1 ट्रांजिशन स्टेट आती है। यहाँ पे 2 स्टेप होता है एंड देयर आर 2 ट्रांजिशन स्टेट्स आर प्रेजेंट। तो ये क्या है? 5 पॉइंट है, 5 में से कोई भी 4 पॉइंट लर्न करो, 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट सफिशिएंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्राइमरी बेंजिलिक हलाइड शोज हायर रिएक्टिविटी बाय SN1 मैकेनिज्म दैन द प्राइमरी अल्किल हलाइड। तो बेंजिलिक हलाइड अल्किल हलाइड से SN1 मैकेनिज्म ज़्यादा दिखाता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। 2 स्टेप की रिएक्शन है, पहले स्टेप में क्या होता है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट क्या होता है? यहाँ पे फॉर्म होता है। द बेंजिलिक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म आर रेजोनेंस स्टेबिलाइज। तो इसे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है लेकिन कौन स्टेबिलाइज कर लेता है? रेजोनेंस। हमेशा याद रखो रिंग के पास रेजोनेंस होता है, रिंग चाहे पॉजिटिव चार्ज कैटायन आयन बनाए या निगेटिव चार्ज, तो उसे रेजोनेंस स्टेबिलाइज करेगा ही। एंड हेंस SN1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड। तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म क्या होती है? पॉसिबल होती है। रेजोनेंस स्टेबिलाइज ऑफ बेंजिलिक कार्बोकैटायन इज रिप्रेजेंटेड। देखो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे गया, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ओरिजिनल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। तो जो रिएक्टिविटी होगी ऑर्डर की ऑफ अल्किल हलाइड टूवर्ड SN1 मैकेनिज्म टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ऐसी ऑर्डर होती है। SN1 की ऐसी होती है, SN2 की एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगी और CH3X लास्ट में होगा। तो SN1 मैकेनिज्म जो होता है ये लिस्ट फेवरेबल होगा फॉर प्राइमरी, क्योंकि देखो प्राइमरी के लिए सबसे कम है, प्राइमरी अल्किल हलाइड के लिए। और जो बेंजिलिक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है उसके लिए मोर स्टेप, वो क्या होता है?
मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी से ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए प्राइमरी बेंजीलिक हैलाइड क्या करता है, हायर रिएक्टिविटी दिखाता है SN1 की दैन द प्राइमरी अल्किल हैलाइड। प्राइमरी अल्किल हैलाइड क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर है उसमें उसकी रिएक्टिविटी क्या है, लोअर की तरफ है। ओके, तो ये थे क्वेश्चन फॉर 2 मार्क। अभी हमारे क्वेश्चन 3 मार्क के क्वेश्चन और 4 मार्क के क्वेश्चन बाकी है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अच्छे से पढ़ो बच्चों। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको यही आंसर लिखने हैं। समझ लो अच्छे से और यही आंसर लिखो। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऑर्गेनिक थोड़ा सा टफ पार्ट है, तो इसके जो आंसर है उसे अच्छे से लर्न करो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, उसके साथ ये जो क्वेश्चन बैंक दिए उसे भी करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।